गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर अपनी फर्दर स्टडी को हम कंटिन्यू रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी फ्लावर है उसको लो और उसमें पहचानने की कोशिश करो कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं। पहचानना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक फ्लावर में बहुत सारे स्टेमन, इसी में देखो नंबर ऑफ स्टेमेंस शो होते हैं। और स्टेमेंस को किस तरह से पहचाना जा सकता है कि उनके पास एक लॉन्ग फिलामेंट होता है और ऊपर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हिंदी में परागकोश और इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो भी हर फ्लावर में बिल्कुल सेम होता है। ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, देन ये लॉन्ग पोर्शन को हम बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये सब क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी जो हमारा ये लेक्चर जो एक के बाद एक जो कंटिन्यू है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि नर युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है और कहाँ होता है। तो इस फ्लावर को देख के आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता होगा, तो एंथर में होता होगा, दैट मीन्स परागकोश में होता होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि एक टिपिकल स्टेमन की संरचना कैसी होती है। ए टिपिकल स्टेमन, अगर हम इसको देखें तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर क्या होता है, बाई लोब्ड होता है, मतलब इसके पास क्या होते हैं, दो लोब। मतलब एंथर जो होता है ना, इस तरह से टू पार्ट से मिलकर बना होता है, और इसका एक लॉन्ग सा फिलामेंट होता है। और नीचे क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है जो कि किसके साथ अटैच रहता है, पेटल्स के साथ या तो थैलेमस के साथ। इसके बाद जब हम इसका मतलब जब हम एंथर का ट्रांसफर्स सेक्शन काटते हैं, मतलब जब हम एंथर को कुछ इस तरह से काटते हैं, तो हमको माइक्रोस्कोप से देखने पे कुछ इस तरह की संरचनाएं वहाँ पे दिखाई देती हैं। इसमें हमको क्या शो होता है, किसमें क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें कि आप बहुत इजी वे में इस चीज़ को आप देख सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो 3 लेयर्स से घिरा हुआ होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर उसकी होती है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद होता है एंडोथीशियम, थर्ड लेयर होता है मिडिल लेयर, जो कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा मिडिल लेयर है। ठीक, और उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए जो ये संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, इन तीनों का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। लेकिन जो टैपेटम होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके सेल्स का, वो बहुत डेंस होता है, मल्टीपल इसमें न्यूक्लियाई होते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस जो टिश्यू है उसको क्या करता है टैपेटम, नरिशमेंट मतलब पोषण प्रदान करने का काम किया जाता है। यहाँ पे एक कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव से आप क्या समझते हो कि जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है वो इस कनेक्टिव से ही क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक मैं आपको बात इस चैप्टर में बता चुकी हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस पूरे शब्द से इसका मीनिंग निकाला जा सकता है। MICRO, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, स्पोर मतलब होता है बीजाणु, और जेनेसिस का मतलब होता है उसको जन्म देना। मतलब जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं। दूसरे लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ तो जो नर युग्मक होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले मैं पूरी थियोरी को पढ़ूंगी, और थियोरी को पढ़ने के बाद फिर मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर जो होता है, एंथर मतलब क्या, ये जो परागकोश है, जब ये जैसे जैसे ये डेवलप करता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसका मतलब आप क्या समझते हो, जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ना, स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो स्पोरोजीनस टिश्यू होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ना,
स्पोरोजीनस टिश्यू आपका यहाँ प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन। मतलब जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ना, उसमें क्या होगा, उसमें मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब किसी भी द्विगुणित कोशिका में, चूँकि ये डिप्लॉयड है, हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं और एंजियोस्पर्म में प्रत्येक सेल डिप्लॉयड होता है। चूँकि ये क्या है, डिप्लॉयड एक सेल है, तो जब इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू में जब क्या होगा, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, तो प्रत्येक सेल से क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर्स टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ना, ये आपस में एकदम जुड़े हुए रहते हैं, जैसे 4-4 के गुच्छे की तरह, ठीक है। 4-4 के पेयर्स में ये आपस में अटैच रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट वुड बी द प्लॉयडी लेवल ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड, मतलब इसकी जो मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बने हैं उसका प्लॉयडी लेवल क्या होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो बने हैं ये हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। डिप्लॉयड से क्या बने, आफ्टर मियोटिक डिवीजन, तो ये हैप्लॉयड होंगे। As each cell of sporogenous tissue is capable to giving rise to a microspore tetrad। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक सेल जो होता है, एज ईच सेल, प्रत्येक सेल जो होता है स्पोरोजीनस टिश्यू का, इस कैपेबल मतलब उसमें ये क्षमता होती है कि वो क्या करे, माइक्रोस्पोर टेट्राड को वो मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड को वो उत्पन्न कर सके। स्पोरोजीनस टिश्यू के प्रत्येक सेल, मान लो ये स्पोरोजीनस टिश्यू का ये एक सेल है, प्रत्येक सेल में ये क्षमता होती है कि वो क्या करे, माइक्रोस्पोर टेट्राड का वो फॉर्मेशन कर सके। ईच वन इज़ ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रो स्पोर मदर सेल। इसलिए हर एक ईच वन मतलब हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल पॉलन। मतलब हर एक के पास पॉलन को डेवलप करने की क्षमता है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब क्यों, क्योंकि ये इसकी मदर ही तो है ना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इससे हो रहा है, तो इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। तो ईच वन इज़ ए पोटेंशियल पॉलन, मतलब हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल को हम क्या बोल सकते हैं, या हम इसको पोटेंशियल पॉलन भी बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको क्यों बताया कि पोटेंशियल पॉलन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक सेल के पास ये क्षमता है कि वो पॉलन का फॉर्मेशन कर सके। या हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे माइक्रोस्पोर का निर्माण होना है ना, तो हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल PMC थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन हो गई। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मतलब निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, किसके द्वारा, पॉलन मदर सेल के द्वारा। ये स्पोरोजीनस टिश्यू का जो सेल है उसको पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोटेंशियल पॉलन, तीनों में से जो भी आपका फेवरेट नाम लगे वो नाम रख लेना। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल through meiosis is called microsporogenesis. The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. मतलब माइक्रोस्पोर जैसे उनका फॉर्मेशन हो जाता है वो अरेंज होते हैं किस वे में, एक क्लस्टर ऑफ 4 सेल, मतलब मैंने बताया ना 4 सेल के गुच्छे में के रूप में मौजूद होते हैं। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, द क्लस्टर ऑफ 4 सेल को। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, मतलब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट मतलब उसमें पानी की कमी होती जाएगी, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। तो जो माइक्रोस्पोर होंगे वो आपस में जो पहले टेट्राड के फॉर्म में थे, 4 के गुच्छे के रूप में थे, वो अब धीरे धीरे क्या होंगे, डिसोसिएट होते जाएंगे, मतलब अलग होते जाएंगे एक दूसरे से, और किस में वो डेवलप कर जाएंगे, तो पॉलन ग्रेन्स में वो डेवलप कर जाएंगे। मतलब जो माइक्रोस्पोर होगा ना आगे चल के क्या बनाएगा, वो पॉलन ग्रेन बनाएगा। इसीलिए जो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल को पॉलन मदर सेल भी PMC भी बोला जाता है।
ठीक है। तो माइक्रोस्पोर आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा। कब बनाएगा? जब एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट करेगा, तो माइक्रोस्पोर क्या होगा, जो टेट्राड के फॉर्म में था वो भी डिसोसिएट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और किस में डेवलप कर जाएगा? पॉलन ग्रेन में। Inside each microsporangium, several thousand of microspore और pollen grains are formed। मतलब हर एक, जैसे मान लो ये आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, तो इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड मतलब कई हज़ारों क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। मतलब जब एंथर मैच्योर होगा और उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो वो सूख के फटेगा, तो जब फटेगा तो माइक्रोस्पोर या जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे? वो बाहर, उनको देखो, ये जो एंथर है वो जब मैच्योर हो गया है, पानी की कमी हो गई है, तो किसी भी चीज़ में जब पानी की कमी हो जाती है वो सूखता है और सूख के फिर फट जाएगा। तो जब फट जाएगा तो क्या होगा? ये जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है वो बाहर रिलीज़ उनको कर दिया जाएगा। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, अब मैं उसको अपने नोट्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले मैंने बुक से समझाया, अब मैं अपने नोट्स से और जो शॉर्ट पॉइंट्स में लिखती हूँ उसके द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू, ये क्या किया है? ये एक को अगर हम इस तरह से अगर हम लेंगे और उसको अगर हम इस तरह से काट के देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह की संरचना वहाँ पे दिखाई देगी। एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर। अब इसको बताने की तो ज़रूरत है नहीं आपको। टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये देखो, ये जो है, ये जो सेल्स हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू हैं ये। ठीक, जो स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं, जो स्पोरोजीनस सेल हैं, उनको हम क्या क्या बोल सकते हैं? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। PMC, पॉलन मदर सेल। और एक और नाम क्या दे सकते हैं? पोटेंशियल पॉलन। ये तीनों नाम किसके हैं? स्पोरोजीनस सेल के हैं। हमारे घर में तो हमारे दो ही नाम होते हैं, लेकिन इसके देखो, जो स्पोरोजीनस सेल है, मतलब अगर एक सेल की बात करें तो इसका क्या नाम है? 3 नाम है। जो भी नाम आपको बहुत अच्छा लगे, आपका फेवरेट वाला लगे, वो नाम आप इसमें से चूज़ कर लेना। ठीक, तो स्पोरोजीनस सेल को हम MMC, और अगर तीनों याद रख सको तब तो आप ब्रिलियंट हो। स्पोरोजीनस सेल को हम MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल और पोटेंशियल पॉलन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? मैंने आपको अभी बताया है। इसमें क्या होता है? मियोसिस डिवीज़न होता है। जब किसी भी डिप्लॉयड में मियोसिस डिवीज़न होता है तो आप सभी को पता है 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो क्लस्टर ऑफ 4 सेल बनते हैं, मतलब 4 सेल के गुच्छे बनते हैं। ये जो 4 सेल होते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड कुछ इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये फिर क्या करते हैं? डेवलप करते हैं और पॉलन ग्रेन का इनसे निर्माण होता है। ये पूरा क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखे हुए नोट्स हैं। मैं एक बार इसको आपके लिए जस्ट पढ़ देती हूँ, ताकि अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सको। वैसे मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। NCERT खुद ही अपने आप में बहुत अच्छा एक नोट होता है, मतलब उसमें सब कुछ नोट्स के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपना खुद के अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो उसके लिए आपको खुद का अच्छा होगा। जैसे जैसे परागकोश मतलब एंथर विकसित होता है, बीजाणु जनन उत्तक स्पोरोजीनस टिश्यू की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं। बीजाणु जनन उत्तक स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड की वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। ठीक, मतलब जो स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका पॉलन मदर सेल होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। इनको लघु बीजाणु चतुष्टय मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकण पॉलन ग्रेन्स के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजारों लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर और परागकण निर्मित
होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। देखो, जब उनका निर्माण होता है हम उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर फर्दर मैच्योर होकर पोलन ग्रैंड बनाते हैं। इस चीज़ को याद रखना। तो आई होप आज का पूरा जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग जो कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ में आया। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी डाउट है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत जिनको एक बार अगर कोई बात बताई जाए तो उनको तुरंत समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से स्लो लर्नर्स होते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मान लो कि ग्रुप में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हाँ मुझे क्लियर हो गया, लेकिन अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो इसलिए केवल चुप ना रहे कि दूसरों को तो समझ में आ गया लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेश्चन पूछना अगर आपको कुछ भी डाउट है तो, और अगर क्लियर है तो फिर से मुझे बताना। फ़िलहाल इस पे बहुत सारा स्टार लगा लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।